नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाहरी राज्यों द्वारा उत्तराखंड में जमीनें खरीदने के बढ़ रहे मामले, धामी बोले किया जा रहा है आकलन, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। 6 जिलों में आज भी बारिश के आसार, मैदानी इलाकों में तापमान में होगी बढ़ोतरी। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद को लेकर तनाव बरकरार, प्लाटून पीएससी तैनात, दुकानों पर लगा ताला। 4 धाम यात्रा में अब तक 20 लाख से अधिक यात्री कर चुके हैं दर्शन। वहीं 119 तीर्थ यात्रियों की हुई मौत की वजह खराब मौसम, ठंड और हार्ट अटैक। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा 22 मई से संचालित हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्तरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा चल रही है। इस तरह से अब तक यात्रा के 45 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान मौत का आंकड़ा भी 119 के पार पहुंच चुका है। इनमें 58 तीर्थ यात्रियों की मौत केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई है, जबकि करीब 2.25 लाख यात्रियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल सहायता भी दी जा चुकी है। 4 धाम यात्रा में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इतना ही नहीं, इस बार यात्रा खुलते ही जमकर बर्फबारी भी हुई, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में मुश्किलें भी आई हैं। वहीं अब 4 धाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है। उत्तरकाशी के पुरोला में समुदाय विशेष के व्यापारी द्वारा नाबालिग लड़की को भगाने के प्रयास का मामला अभी तक शांत नहीं हो पाया है, बल्कि दिनों दिन बवाल बढ़ रहा है। यहाँ समुदाय विशेष के लोगों से दुकानें खाली कराने का दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी के चिंडालीस और डुंडा में बाजार बंद के साथ व्यापारियों, हिंदू संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और लव जिहाद का जमकर विरोध किया गया। इस दौरान लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। क्या कह रहा है सर? प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, पुलिस और भी हमारा बहुत सहयोग दिया। मैं राष्ट्रीय इंसान से रुक्मणी चमोली में रोजाबानों से बिलोंग करती हूँ, और मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे कि इतने हमारे भाई पुरुष लोग हमेशा बाहरी रहते हैं, हम महिलाओं को एक होना पड़ेगा, गांव में देखना पड़ेगा कौन आ रहा है क्या नहीं, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। पुलिस ये जो फेरे वाले आ रहे हैं, ये बर्तन बेचने वाले आ रहे हैं, उनका ID आधार कार्ड चेक करना पड़ेगा और आगे करना पड़ेगा, ये जो हमारे गाँव में ना घुसे। क्या कह रहा है आज का जो धरना प्रदर्शन है बहुत ही अच्छा रहा। सभी ने अपने एकता का परिचय दिया है, और जिस प्रकार से कि गांव में बाहर के लोग इधर उधर से आ रहे हैं, उसके प्रति एक जो जुलूस उन्होंने निकाला है, जिसमें कि एक एकता देखने को मिली है। और जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनका सत्यापन होना जरूरी है, ताकि जो लोग गांव में बसे, जो लोग इधर उधर से आ रहे हैं, वो गांव में बहू बेटियों के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार न करें। अब खबर पौड़ी जिले से है, जहां खिरचू ब्लॉक स्थित भैंस कोट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मंदिर को मस्जिद में तब्दील करना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ युवक घूमने के लिए पौड़ी गए थे, जहां उन्होंने एक मंदिर को देखा, इसके अंदर एक मजार बनी हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय ग्रामीण द्वारा अपनी निजी भूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। साथ ही मंदिर में पीर बाबा की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। ग्रामीणों का कहना है एक युवक द्वारा यहाँ आकर इसे मजार बताकर मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद दर्जन भर युवा यहाँ पहुंचे और उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी कर दी। वहीं मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। कि कल कुछ 2 लड़के आए थे, जिन्होंने कि दिन के टाइम पे यहाँ पे वीडियो बनाया और उसमें मैसेजें भेजे हैं, वायरल किया है कि यहाँ पे जो है मस्जिद है, मस्जिद का भी यहाँ पे बना हुआ है, मजार बनी हुई है, हम कल आएंगे और इसको तोड़ फोड़ करके निकल जाएंगे। शाम को पता चला कि SDM साहब ने जो है पटवारी जी को और कानून साहब को भेजा था। पटवारी जी का मेरे लिए फ़ोन आया कि यहाँ पे क्या क्या है, वो उसका जिसका मकान है, मंदिर है, उसका नाम क्या है। मैंने कहा मनोज कुमार है और हमारा लड़का है। तो उसने कहा कि इसका क्या है, मैंने कहा आप चेक करो। तो वो पटवारी जी मैंने करके गए, उन्हें कोई मस्जिद नहीं मिली, उनको कोई मजार नहीं मिली है। और उसके बाद जो है वो शाम को निकल गए, शाम को 7:30 बजे गए। उसके बाद दिन में मैं पौड़ी गया था। पौड़ी से आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे जो कुछ 15-20 लड़के लोग आए थे बाइक स्कूटरों में, और उन्होंने जो है यहाँ पे तोड़ फोड़ करके सारी मूर्तियाँ जो है, सारे दरवाजा गेट तोड़ के और निकल गए। पीर बाबा नहीं है, पीर बाबा होता तो वहाँ पे मजार होती, वहाँ पे कब्रें होती, इसलिए कोई पीर बाबा नहीं है यहाँ पे। ये भैरवनाथ का मंदिर है और भैरवनाथ के साथ में पीर बाबा के भी जब कहीं पे कोई पूजा होती है तो वो भी अवतरित होते हैं। इस वजह से वहाँ पे पीर बाबा का नाम यहाँ पे ऐसे लगाया गया है। पर्सनल पीर बाबा का कोई मंदिर नहीं है। जैसे जो प्रतीक थे उनके, हाँ, वो तो झंडे दिख रहे थे, झंडे लगे हुए थे उसके, लेकिन जो पीर भैरवनाथ के साथ में जो पीर बाबा नाचता है उसके प्रतीक था कि वहाँ पे झंडा लगा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, लगा हुआ था, पर कोई मजार नहीं है, कोई समाधि नहीं है, ऐसा कुछ। इस संबंध में जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों के इंक्रोचमेंट रिमूव करने का अभियान चल रहा है और उसमें हम डेली लेवल पे अपडेट भी लेते हैं। और ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोगों को जो मिला है उसमें फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए SDM को डायरेक्शंस दिए गए हैं। उनके लेवल से जो भी रिपोर्ट मिलती है उसके बाद में आवश्यक कार्रवाई जो की
देहरादून में बाइक चलाती महिला द्वारा खतरनाक तरीके से डांस करते हुए वाहन चलाना महंगा पड़ गया। मामला संज्ञान में आते ही यातायात पुलिस ने महिला का और गाड़ी का चालान कर दिया। यातायात पुलिस देहरादून स्टंटबाजी और खतरनाक तरीके से वाहन संचालित करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया पर रायपुर क्षेत्र के अंदर सोडा सिरोली थाना रोड पर मोटरसाइकिल चलाने के दौरान डांस करती और खतरनाक तरीके से स्टंट करती हुई एक महिला का वीडियो वायरल हो गया था। जब यातायात पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने वाहन स्वामी की जानकारी जुटाई और मोटर व्हीकल एक्ट में चालान काटकर वाहन स्वामी और वाहन चला रही महिला को काउंसलिंग के लिए ट्रैफिक ऑफिस बुलाया ताकि इस प्रकार की दोबारा पुनरावृत्ति न की जाए। यातायात नियमों की शपथ लेता हूँ कि मैं यातायात नियमों की शपथ लेता हूँ कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करूंगा। डोईवाला क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की तमाम विकास योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, लेकिन रानी पोखरी में लॉ विश्वविद्यालय की मांग अभी तक, जिससे क्षेत्र के लोग बहुत ही नाराज हैं। वही परवादून कांग्रेस ने भी शासन प्रशासन से पूर्व सीएम की घोषणा पर अमल करते हुए रानी पोखरी में विश्वविद्यालय के निर्माण की मांग उठाते हुए रानी पोखरी में प्रस्तावित जमीन पर प्रदर्शन किया। परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल, डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रानी पोखरी में लॉ विश्वविद्यालय बनेगा, क्षेत्र का विकास तेजी से होगा, लेकिन वर्तमान सरकार रानी पोखरी क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है। हमें न्यूज चैनल से पता चला कि जो भटनगरी रानी पोखरी में लॉ कॉलेज स्वीकृत हुआ था, उसमें हमारे उस टाइम के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था। उसमें हमने भी उसमें भागीदारी करी, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा था, एक लॉ कॉलेज आ रहा था। हमारे अंदर भी जन भावनाओं को देखते हमने उनका सम्मान किया। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उन्होंने एक और बड़ा आयोजन किया, एक वेडिंग पॉइंट में यहाँ रानी पोखरी की। आज उसके लिए बजट की स्वीकृति हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री तो कुर्सी है, त्रिवेंद्र जी रहे या धामी जी रहे, लेकिन अब धामी जी सरकार कैसे कह रही है कि ये जमीन उपयुक्त नहीं, जबकि इसके लिए बजट स्वीकृत हुआ। उसमें भी मैंने विपक्ष की भूमिका का निभाते हुए उनका स्वागत करा और जोर शोर से हमने स्वागत करा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विकास की बात थी। लेकिन आज हमें बड़ा दुर्भाग्य और दुख प्रकट हो रहा है। हमारी जनता बड़ी वो है कि हमारे क्षेत्र में एक तो थोड़ा सा विकास की हमें किरण दिखाई दी थी, वो भी अब हमारे क्षेत्र से कुमाऊं के क्षेत्र में दी जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए हमें जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, जन सहयोग से हम आंदोलन करेंगे और इस कॉलेज को रानी पोखरी भटनगरी में ही स्थापित करवाएंगे। देखिए, कुछ वर्ष पहले डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी क्षेत्र में लॉ विश्वविद्यालय बनना तय किया गया था। ये वही जगह है जहां लॉ विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। सारे सरकारी विभाग आए थे। उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पहुंचे थे, क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे और सब में बहुत खुशी थी कि यहाँ एक लॉ विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर रानी पोखरी क्षेत्र में लॉ विश्वविद्यालय बनता तो इस क्षेत्र का विकास होता और गढ़वाल क्षेत्र के जो हमारे छात्र हैं उनको अच्छी पढ़ाई के लिए जो दूर जाने की जरूरत पड़ती थी उससे वो बचते, तो कम से कम उनको अच्छी शिक्षा अपने क्षेत्र में मिल पाती। मगर आज हमें कुछ मीडिया से पता चला कि जो इस क्षेत्र में जो लॉ विश्वविद्यालय बनने जा रहा था भटनगरी रानी पोखरी क्षेत्र में, इसका स्थानांतरण किया जा रहा है कुमाऊं में, उधम सिंह नगर जिले में इसका स्थानांतरण किया जा रहा है। और कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें ये बोला गया जो सचिव के द्वारा कि ये उपयुक्त नहीं है जगह। तो कुछ साल पहले तो ये जगह उपयुक्त थी, 2018-19 में तो जगह उपयुक्त थी। ये करीब 80 बीघा ये जमीन है। तब तो इतने साल से हमें बोला जा रहा है, क्षेत्र की जनता को बोला जा रहा है कि यहाँ लॉ विश्वविद्यालय बनेगा, मगर आज अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्षेत्रीय जनता ने, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने विरोध दर्ज किया है और सबकी यही मांग है कि लॉ विश्वविद्यालय भटनगरी रानी पोखरी में ही बने, इसको स्थानांतरण नहीं करने दिया जाएगा। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून शहर में स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस का काम देख रही आस्था इलेक्ट्रिक कंपनी ने भुगतान न होने पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और आज से आस्था इलेक्ट्रिक कंपनी के कर्मचारियों ने सभी कार्य ठप करते हुए दीनदयाल पार्क के सामने अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पिछले कई साल से आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी 100 वार्डों में LED लाइट लगाने और इनकी मरम्मत का कार्य बखूबी देख रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से आस्था कंपनी को 4 करोड़ रुपए का भुगतान EESL कंपनी द्वारा नहीं किया गया है, जिसके चलते अब आस्था कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। कंपनी का कहना है कि EECL कंपनी उनका भुगतान देने में आनाकानी कर रही है और अब आगे वो कार्य करने में असमर्थ हैं। वहीं नगर आयुक्त मनोज गोयल का कहना है कि हमारा इससे कोई विवाद नहीं है, हमारा अनुबंध EECL से है और हम उनको पहले से ही भुगतान कर चुके हैं। जो है वो EESL जो एक
भारतीय सरकार की ही उपक्रम है, कंपनी है, PSU सेक्टर की कंपनी है। तो उनके साथ यदि इनका कोई इशू है तो ये अपनी बात इनको जिस कंपनी के साथ करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से इनका कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है और हमारी तरफ से कोई अनुबंध या कोई एग्रीमेंट इनके साथ नहीं है। ये सीधे EESL के कर्मचारी हैं और EESL को हमने जो उनका जो पेमेंट उनका बनता है वो उसका बड़ा अमाउंट हम उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। जो पेनल्टीज़ लगाने की आवश्यकता हुई है वो पेनल्टीज़ वगैरह लगा के हम उनको अमाउंट दे चुके हैं। तो इसमें हमारी ओर से रिलीफ किसी को नहीं दिया जाना है। जो रिलीफ मिलना है EESL के माध्यम से मिलना है। नमस्कार सर, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मैं आस्था इलेक्ट्रिकल से प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी पिछले 5 साल से यहाँ पे मेंटेनेंस का काम करती है नगर निगम देहरादून के अंतर्गत। अब मामला ये है कि पिछले 1 साल से हमारी कंपनी को ना पेमेंट नहीं किया गया है EESL के द्वारा। अब आपको हो गया EESL के द्वारा नहीं किया गया है, तो हमारी कंपनी नगर निगम और EESL से संबंधित है ना। नगर निगम EESL को पेमेंट करता है और EESL हमें पेमेंट करता है। तो EESL के द्वारा हम कॉन्टैक्टेड हैं, तो हमें पेमेंट EESL के द्वारा नहीं किया गया। उसका कारण ये बताया गया कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, जारी होता है, वो हमें 1 साल से जारी नहीं किया गया। जब से नए नगर आयुक्त जी आए हैं, मनोज गोयल जी, तो इनके कार्यकाल में हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल गया हमारे काम का। जबकि हम काम ईमानदारी से करते हैं, समय पे हम सही लाइटों को सही कर देते हैं, है सर। तो हो क्या रहा है कि वो सर्टिफिकेट जारी ना होने की वजह से EESL कंपनी ने बहाना बना के हमारा 1 साल का पेमेंट रोक लिया है। कितना पेमेंट होगा लगभग? हमारा पेमेंट सर लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और उसकी वजह से दिक्कत ये आ रही है कि हमारे सर भी आए थे, बॉस आए थे अभी 3 दिन पहले। उन्होंने 2 महीने की सैलरी तो हमारे कर्मचारी को नहीं मिली अब तक, लेकिन आगे के लिए भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भैया जब आगे से आएगा तो हम आपको देंगे। अब EESL कंपनी वालों का कहना यह है कि पहले आप नगर निगम से सर्टिफिकेट लेके आओ, तब हम आपको राशि जारी करेंगे। सर देखिए, हमें 2 महीने सैलरी नहीं मिली है बिल्कुल भी, और स्थिति हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है कि भैया प्राइवेट बैंक से कुछ लोन भी लिए हुए हैं, दूध का भी है, दही का भी है, बच्चों की स्कूल की फीस भी है। बल्कि अभी पिछले महीने मैंने अपने बच्चों की कॉपी किताबें नई क्लास में आए तो सर कर्जा लेके दिया। अब कर्जे वाले सर हमें परेशान कर रहे हैं। अब सर हम बताओ कहाँ जाएँ? हम सर बड़ी बेरोजगारी में पिस गए ना इनकी आपसी उसमें। अब हमने अपने साहब को बोला कि भैया सैलरी दे दो। साहब बोल रहे कि हमारी सैलरी नहीं, आगे से पैसा नहीं आया, मैं कहाँ से तुम्हें पैसा दूंगा। ठीक है जी, अब हम क्या करें? धरने में बैठ गए सर। अब पैसा देंगे तभी आगे काम चलेगा, वरना हम कहाँ जाएँ बताओ? हम तो यहीं सर हमारे तो 9 बजे आगे मरना पड़ेगा हमें। अब ऐसा ना हो कि आने टाइम में आत्महत्या न करनी पड़े। मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम को लेकर की जा रही लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गलत नीतियों का खामियाजा मसूरी के पर्यटन व्यवसायियों को झेलना पड़ रहा है। मसूरी का पर्यटन व्यवसाय इससे प्रभावित हो रहा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भी आड़े हाथों लिया है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी ने जन समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई और उनके त्वरित निस्तारण के लिए तहसील दिवस का आयोजन डीडी हाट विकास खंड में किया। तहसील दिवस में कुल 3 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें घिमाड़ी चुपड़ा खेत बगची बल्ला में 33 kV की विद्युत लाइन के तार में पेड़ लगने से विद्युत बाधित हो रही है, जिसमें लॉपिंग करने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बोरा गाँव में लगातार विद्युत आपूर्ति न होने के संबंध में ग्राम पंचायत बोरा गाँव में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 2022 में आई आपदा से पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त के संबंध में भी शिकायत दर्ज की गई। अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी में एक बार फिर से गुलदार की दस्तक ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। सोमवार शाम को पौड़ी तहसील के तमलक गांव में एक युवक विकास पर गुलदार ने हमला कर दिया। इधर पौड़ी मुख्यालय के नजदीक वार्ड नंबर 11 गडोली में घात लगाए गुलदार ने 10 वर्षीय बालिका पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने सरकार से पिंजरा लगाने की मांग की और बालिका को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। गुलदार के हमले से वन विभाग भी अब चिंता में पड़ गया है। स्थानीय लोगों ने गुलदार प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की गश्त लगाने की मांग की है। वहीं घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। मैं राजकुमार नेगी, सरपंच तमलाग, और अभी एक घटना घटी हमारे गांव में लगभग 7:45 बजे के करीब। और जैसे मुझे उनका फ़ोन आया कि हमारे एक बेटे को गुलदार ने घायल कर दिया है। उसका नाम विकास, पिता का नाम फरसलाल, और ये अनुसूचित जाति से बातें और इनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं सरकार से ये और वन फॉरेस्ट ये गुहार करता हूँ कि इसको मुआवजा दिया जाए और ये जल्दी स्वस्थ हो जाए, और इस पे गांव में इस पे पिंजरा की भी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।
अब खबर देहरादून के विकास नगर से है, जहां पछवा दून क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते देह व्यापार, चोरी, लूट जैसी वारदातों के साथ ही महिला उत्पीड़न के मामलों में भी इजाफा हुआ है, जिसमें कई मामलों में स्थानीय पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भी भेजा है। लेकिन क्षेत्र में दर्ज हुए कई मामले ऐसे हैं जिसका स्थानीय पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। इसके चलते विकास नगर व्यापार मंडल और जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार चौकी का घेराव कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और बढ़ते देह व्यापार पर अंकुश लगाए जाने के साथ ही बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग की है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि शराब पीकर हिट एंड रन मामले में भी आरोपी एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के बेटे को पुलिस चौकी से ही समझौता कर छोड़ रही है और एक रसूखदार के रिजॉर्ट की बद इंतजामी के कारण पूल में नहाते वक्त एक युवक मौत को भी यूं ही रफा दफा कर दिया जाता है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल पैदा करता है। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक विधायक के बेटे ने शराब पी के ड्रिंक किया और एक लड़के की गाड़ी को टक्कर मार के वो भागा। उसी मामले को लेकर आज हम पूछने यहाँ आए थे चौकी में कि उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, क्या केस दर्ज हुआ, क्या धाराएं लगी है, इस तरह से समझौता हुआ, किन तथ्यों के आधार पे हुआ। लेकिन इस तरह 1 घंटे बीत जाने के बाद भी हमने 2 बार कोतवाल साहब को फ़ोन कर लिया, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया और तीसरी बार हमने एसएसपी सर को फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने जब दोबारा कोतवाल साहब से बात हुई तीसरी बार में, तो उन्होंने कहा मैं एक दरोगा को भेज रहा हूँ, रुकिए। और हमें पिछले कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पे और हो गया, मान लीजिए 1.5 घंटा यहाँ हो गया, अभी तक कोई भी मौके पर यहाँ पे पहुँचा नहीं है। तो जब जिम्मेदार लोग जो समाज के हित की बात करने यहाँ आए थे, जो लोगों की जुड़ी समस्याओं को लेकर यहाँ आए थे, जब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो एक आम जन जिसकी पहुँच सिर्फ किसी तक नहीं है, वो अपनी बात को कहाँ जाके कहेगा। क्या आप आरोप लगा रही है रसूखदार लोगों के मामले दबा रही विकास नगर पुलिस? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि विकास नगर के पछवा दून की पुलिस बिल्कुल सुर्खियों में बनी हुई है। क्योंकि आप बताइए ना, एक गरीब किसान से 5 लाख की लूट हो जाती है, 10-12 दिन बीतने के बाद भी उसका कोई सुराग पुलिस को अभी तक नहीं लगा, वो जबकि स्पष्ट रूप से सीसीटीवी कैमरों में उसकी पहचान हो रही है। और एक तरफ 1 घंटे के अंदर समझौता हो जाता है, क्योंकि वो रसूखदार है, जनप्रतिनिधि, विधायक, उनके बेटों 1 घंटे के अंदर। अगर मैं कहती हूँ वही केस वो एक आम आदमी करता, ये वो करता, तो उसके साथ क्या यही बढ़ता होता? उसको तो जेल के अंदर, अभी तक जेल के अंदर तो पता नहीं कितनी धाराएं जो उसने किए भी नहीं होंगे काम, वो भी धारा उस पर लगा दी जाती है अब तक। तो ये दोहरे कानून उसमें कह रहे पुलिस बिल्कुल दबाव में काम कर रही है। मैंने आपने विधायक जी का नाम लिया, आपको विधायक जी का नाम जानना चाहिए, जनता कौन है विधायक जी? विधायक जी का नाम पूछने तो पुलिस वालों से आए थे, चौकी में पुलिस वालों से आए थे। अभी सिपाही ने कहा कि वो सहसपुर के विधायक हैं, अभी आपने देखा होगा। तो हम वो पूछने आए थे कि आपने विधायक जी के बेटे का हमारे पास, तो इसमें तो 3 विधायक आते, बताइए किसका विधायक, कौन पछवा दून के किस विधायक का बेटा, 4 विधायक में से। लेकिन यहाँ पे मौके पे कोई मौजूद नहीं। हम बात करें तो करें इससे, खाली दीवारों से बात करें, पर्दों से बात करें पुलिस में। अगर कोई घटना, मैं कहती हूँ कि अगर कोई घटना यहाँ पे घट जाए पिछले 1 घंटे से, तो कौन जिम्मेदार व्यक्ति है यहाँ पर? मैंने विधायक जी के बेटे का वीडियो वायरल भी हो रहा है, तो वही तो कह रही हूँ कि वीडियो वायरल हो रहा है, खुले हम हाथ में शराब का जो वो है कैन है वो है, उसके बाद ड्रिंक एंड ड्राइव में वो कर रहे हैं, तो उनपे तो केस दर्ज होना चाहिए था ना। पुलिस ने, मैंने कहा ना कि रसूखदार लोग हैं, क्या कहते हैं, तो उनपे कोई केस दर्ज नहीं हुआ। देखिए, सुबह हम लोग हमारे पास हमारे व्यापारियों की बहुत ज़्यादा शिकायतें कई दिनों से आ रही थी, तो हम उन व्यापारियों को लेकर के थाने में हम कोतवाल साहब से मिले। कोतवाल साहब को हमने सब कुछ बताया। हाथों हाथ 2-3 घंटे के अंदर ही उन्होंने 5 महिलाएं पकड़ भी ली। इस चीज़ के लिए हम कोतवाल साहब को थैंक्स भी कहने आए थे कि आपने माहौल सुधारने की कोशिश करी, और इस चीज़ के लिए हम अपने कोतवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि जी आपने तुरंत एक्शन लेके 4-5 महिलाओं को पकड़ लिया। मगर क्या अध्यक्ष जी, आपको नहीं लगता कि मतलब समय पर छूट जाती हैं और फिर दोबारा से वही व्यापार का खराब करती हैं, माहौल ख़राब किया जाता है बाज़ार का? हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप। बाज़ार का माहौल ख़राब होता ही रहता है, और कई बार अब क्या करा जाए, या तो इन पे बिल्कुल ही सख्त से सख्त कानून बनाया जाए इस तरह का। ये सख्त कानून के ऊपर ही है, जो कुछ है अब ये 2-4 दिन में, 5 दिन में, महीने भर में छूट जाएंगे, फिर वही अपने धंधे में चालू हो जाएंगी। क्या आपको नहीं लगता है कि इन महिलाओं की वजह से खासकर बाजार का माहौल खराब हो रहा है? हाँ, बाजार का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी क्या वार्ता हुई, आपने क्या कहा? अभी हमने कोतवाल साहब को बताया, कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि ये हम रेगुलर काम में रखेंगे, इस काम को जैसा आज किया है ऐसे ही रोज करते रहेंगे। जैसे व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं, लगातार होटलों में इस तरह की वार्ता मतलब अंजाम दिए जा रहे हैं, तो क्या उन होटल व्यापारियों से आपने बात की कि इस तरह के कृत्यों को अंजाम न दिया जाए? देखो जी, ऐसा है ना कि अगर बालिग लड़का हो और बालिग ही लड़की हो तो उसको रोकना बड़ा महाभारत हो जाता है। लेकिन हाँ, एक लेडी रेगुलर अगर सुबह भी वही आ रही,
उसके आईडी में, और दोपहर को भी वही आ रही, तो वो संदिग्ध हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा पकड़ा जाएगा कि एक ही आईडी 5-5 बार क्यों आ रही है, एक दिन में 2 बार 3 बार, ये है बस। और होटल के मालिकों से आप क्या चर्चा करेंगे? होटल के मालिकों से एक ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के आप लोगों को, जैसे हम लोग अपना ग्राहक देख कर पहचान जाते हैं कि ये सामान खरीदने वाला है या नहीं है, ऐसे ही आप लोग देख के पहचान जाओ कि ये वाकई देह व्यापार में है या नहीं है। इसमें होटल की बदनामी होती है और कुछ नहीं। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।